तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कहां पे लिखा है पता है? A से 200 में लिखा है। कहां पे लिखा है? A से 200, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, तो A से 200 में ऑब्जेक्टिव लिखा है। इसका नाम ही देखो क्या है ना, CA इंटर वाले बच्चों, आपको ये चीज ना बाय हार्ट करनी है। क्या करनी है? बाय हार्ट रीड कर। ये वाला A से 200 का नाम जो है ना, कम से कम जिंदगी में 10 बार लिखना है, ठीक है? तो ये देखो ओवरऑल क्या बताता है A से 200, पहला स्टैंडर्ड है ना, तो ये क्या बताता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, मतलब एकदम प्रिसाइज नहीं बताता, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो एक तो मेरा ऑब्जेक्टिव बता दिया, साहब आप ऑडिटर बनने वाले हो ना, क्यों बन रहे हो ऑडिटर, क्या करना चाहते हो जिंदगी में, तो आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता दिया। एंड और क्या बताएंगे? द कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट कैसे होगा बता रहा है, द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो A से 200 बाकी सारे ऐसे को तथास्तु बोल रहा है, पावर दे रहा है। देखो कि A से 200 के आगे बहुत सारी स्टैंडर्ड्स है, उन सबको फॉलो करना है। ऐसा कौन बता रहा है? A से 200 बता रहा है कि सुनो ऑडिटर, ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव तो मैं बता ही दूंगा, उसी के साथ ये भी बता रहा हूं कि ऑडिट कैसे करना है। कैसे करना है तो बता रहा है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इन अकॉर्डेंस विद। तो हमने जो लॉ बनाया, ऑडिट का लॉ मतलब कौन सा लॉ? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो मैं बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करूंगा आपके साथ, ऐसे जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बाकी सारे ऐसे को फॉलो करना, ये कहां लिखा है? ऐसे 200 ने लिखा है। तो अगर आप किसी भी ऐसे को नहीं फॉलो करोगे तो उस ऐसे का तो डिफॉल्ट हो ही जाएगा, उसी के साथ ऐसे 200 का भी डिफॉल्ट होगा। अरे जैसे ऐसे 500 बोलता है ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, ऐसे 500 क्या बोलता है? और ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये मैंने बताया था आपको, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा किसने बोला? ऐसे। और अगर आपने ऐसे 500 को फॉलो नहीं किया तो आपने दो जगह पे डिफॉल्ट किया, ऐसे 500 का तो हुआ ही हुआ, फिर ऐसे, क्योंकि ऐसे 200 में कंडक्ट मतलब समझ रहा है ना, ऑडिट कैसे करने का, वो कहां पे लिखा है? ऐसे 200 में लिखा है, ठीक है? देखो कुछ वर्ड बताता हूं, फिर हम लोग नाश्ता करना चालू करेंगे। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, दो एश्योरेंस होते हैं, एक तो ये देखो, ये वर्ड देखो रीजनेबल, और उसके आगे एक वर्ड है एश्योरेंस। अश्योर करना मतलब गारंटी देना, अश्योर करना मतलब क्या बताना? गारंटी देने जैसा। गारंटी मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन मैंने आपको क्या दिया? अश्योरेंस दिया। अच्छा, एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब मैं आपको एक हल्की सी हिंट देता हूं, ऑडिटर ना ये वाला टिक करता है, अपने सीए का लोगो देखा होगा तो रिवर्स टिक है, और जो आपके टीचर होते हैं ना वो ये वाला टिक करते हैं। इसको ना टेक्निकली हम ट्रू एंड करेक्ट बोलते हैं कि ये करेक्ट है। आपका टीचर आपको तभी मार्क देगा जब आपने आंसर, और हम जो करते हैं ना इसको ट्रू एंड फेयर बोलते हैं। मतलब ये एग्जैक्टली मैच नहीं, मतलब परफेक्ट नहीं है, ओवरऑल ठीक है। तो ट्रू एंड करेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे आपका डेथ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट में सर्टिफाई कर रहा हूं, तो मैं थोड़ी ना क्या बोलूंगा, हाँ मोटा मोटी ठीक है सर्टिफिकेट, अरे भाई वो एग्जैक्ट होना चाहिए, सच में पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था उस दिन। तो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट एग्जैक्ट होता है, तो वो ट्रू एंड करेक्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, मोटा मोटी ठीक है, ओवरऑल ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट मतलब गारंटी लेना 100%। हम कभी गारंटी नहीं लेते हैं। हम कौन सा एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल। रीजनेबल का ये मतलब नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मुझे लग रहा है ठीक है लेकिन तुम लोग अपना देख लो, उसको रीजनेबल नहीं बोलते, उसको अनरीजनेबल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, माई एक्सपर्टीज, मैंने जितना काम किया मुझे लग रहा है ये सब कुछ ठीक है, ओके। तो दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस। किसके बारे में? अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये कुछ वर्ड्स आपको मैं बता रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे फ्री होनी चाहिए? एमएमएस से बोलेंगे। किससे? एमएमएस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट मतलब गलत बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलत लिखा है, आपके पास उतना कैश नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कैश है, आपका उतना सेल्स हुआ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है उतना सेल हुआ है, आपके पास वो असेट नहीं है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है, आपका वो डेटर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है डेटर है। समझ में आ रहा है आपको? कुछ है और वहां नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है?
और जो लिखा है वो नहीं है, तो उसको मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये मिस स्टेटमेंट दो तरीके से हो सकती है, एक फ्रॉड के तरीके से हो सकती है और एक एरर। कभी कभी लोगों की गलती भी हो सकती है ना, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट में सब लोग चोरी नहीं करते। अब आप लोग अकाउंटिंग करने के टाइम पे जानबूझ के थोड़ी ना क्या गलत एंट्री मारते हो, जानबूझ के मारा होगा तो फ्रॉड बोलेंगे उसको। आप लोग तो गलती से मिस्टेक करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, एरर। लेकिन गलतियां दो तरीके से होती है, मतलब गलत मिस स्टेटमेंट दो तरीके से होता है, या तो फ्रॉड के तरीके से या तो एरर। पकड़ना आसान क्या है एज ऑडिटर, एरर पकड़ना आसान है क्योंकि किसी की गलती हुई है। फ्रॉड जो करता है वो क्या कैसे करता होगा, बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के ऑडिटर पकड़ने आएगा, नहीं पकड़ना जाऊंगा, कभी कभी ऑडिटर को भी इंक्लूड करके करता है, दैट इज फ्रॉड। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल रिस्पेक्ट में होनी चाहिए इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल एफआरएफ करके लिखा है यहाँ पे। एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उसको आईएफआरएस बोलते हैं। और फिर अल्टीमेटली ऑडिटर को क्या करना है, हाँ सर ये सब देखा उसने, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब अपना ओपिनियन फॉर्म किया। अब इसका मैंने आपको पूरा बताया ओपिनियन कैसे फॉर्म करता है। ऑडिट प्लान करना पड़ेगा, फिर ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा, वैसे आपके पास आ गया। अभी लास्टली क्या करना है आपको, ऑडिट क्यों करना चालू किया था, रिपोर्ट करना था ना, और कम्युनिकेट करना था ना सब लोगों को, रिक्वायर्ड बाय द एसेज एंड इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। ऑडिटर की जो भी फाइंडिंग है उसका हमें रिपोर्ट बनाना था, तो इसलिए हमने ऑडिट किया। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका एसे 200 की यहाँ पे बात होती है, उन्होंने उसको डिटेल में यहाँ पे लिखा है। ओके, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आपको मैंने बताया था स्कोप इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या स्कोप में आता है और क्या स्कोप में नहीं आता आपने। तो स्कोप मतलब इन्होंने यहाँ पे बता दिया, देखो रेंज और रीच ऑफ समथिंग। स्कोप को बता रहे कि भैया हमारे रेंज में है, या मतलब हमें एक बहुत ही आसान भाषा में, शुड वी डू इट और शुड वी नॉट डू इट, एज अ ऑडिटर हमें ये करना चाहिए, हमें यहाँ नहीं करना चाहिए, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, वो किसी यूजर के लिए टारगेट करके बनाया जाता है। हमें बहुत बार लगता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट इज क्रिएटेड ओनली फॉर शेयर होल्डर्स, ऐसा नहीं है। तो प्लीज सी हु आर द यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली सबसे पहले जो ओनर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर, कंपनी स्ट्रक्चर में। तो आप ओनर के लिए तो बनाते ही हो, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए भी फिनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कंपनी के, क्योंकि अगर कंपनी कहाँ पे जा रही है एम्प्लॉय को पता नहीं होगा, तो एम्प्लॉय का फ्यूचर, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, हम एम्प्लॉय को कैसे इंकरेज करेंगे अगर कंपनी में ही ग्रोथ नहीं आ रही है। तो इवन एम्प्लॉय आर द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इवन अवर कस्टमर्स आर यूजर्स। कस्टमर हमसे बिजनेस करने के टाइम पे दे कैन गो एंड चेक अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि सच में ये लोग केपेबल है या नहीं है। गवर्नमेंट ऑल्सो लुक्स एट अवर फाइनेंस, गवर्नमेंट लुक्स एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो टू जस्ट टू चेक वेदर हमने टैक्स में कोई ऐसा जादू मैजिक कुछ किया है या नहीं किया, मेनली फॉर टैक्स पर्पज। ऑब्वियसली अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह होता है या फाइनेंशियल इरेगुलेशंस होते हैं, देन ऑल्सो गवर्नमेंट कैन लुक इनटू इट। एंड देन रेगुलेटरी अथॉरिटीज। रेगुलेटरी अथॉरिटीज मतलब बैंकर हो गए, सेबी हो गया, फेमा हो गया, ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे अथॉरिटीज होती है, कोई भी आके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरी सोसाइटी, पूरा समाज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। दे आर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा सर, ये होने के बाद एक टर्म बार बार यूज होगी जो अकाउंट्स की टर्म है, विच इज FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी भी थोड़े टाइम पहले हुई थी, अभी फिर से एक बार हो रही है, ऐसे 3 से 4 बार तो मिनिमम में बताऊंगा। FRF मतलब जो लॉ या जो रेगुलेशंस या जो नियम कंपनी ने अडॉप्ट किए हैं फॉर 2 रीजन, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप ये आपका पहला लेक्चर नहीं है, आपने ये टर्म मेरे से बहुत बार सुना है। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अकाउंटिंग करना, प्रेजेंटेशन मतलब रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग हम लोग जो करते हैं अपने ऑफिस में वो ब्लैक हॉर्स में करते हैं, दैट इज रिपोर्टिंग, ठीक है ना। प्रिपरेशन हम टैली में करते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी अलग अलग है हमारे में, तो सॉफ्टवेयर की भाषा में बात कर रहा हूँ। आपका टैली का बैलेंस शीट और आप जो रिपोर्ट करते हो बैलेंस शीट एग्जैक्टली नहीं दिखता, उसका फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है। जब प्रेजेंटेशन का फॉर्मेटिंग आता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल फॉर्मेट हम बना के देते हैं। टैली वाला फॉर्मेट जिनको टैली आता है, जिनको अकाउंट आता है, उनको ही वो समझ में आता है, क्योंकि वो टी फॉर्म में है, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है आपको। तो प्रिपरेशन अलग होता है एंड प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क मतलब रूल एंड रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस अडॉप्टेड बाय द कंपनी। किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इंडिया में जो फॉलो होता है उसको गैप बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? गैप। इंडिया में जो फॉलो होता है उसको क्या बोलते हैं? गैप। उसको गैप का फुल फॉर्म होता है जनरल अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इंडिया में जो गैप होता है ना,
उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया में गैप का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो भी सीए इंस्टीट्यूट ने दी है। AS1, AS2, AS3 ऐसे हम बातें करेंगे कुछ ना कुछ। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने सुना है, वो AS3 में आता है। तो ऐसे डिप्रिसिएशन सुना है आपने, AS10 में लिखा है कि डिप्रिसिएशन ऐसे होना चाहिए। ओके, PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स असेट जिसको आप बोलते हो, उसका अकाउंटिंग कैसे होना है, AS10 में लिखा है। इंटेंजिबल असेट का कैसे होना है, AS26 में लिखा है। तो देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल वर्जन जो है, ठीक है, इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनली हमें पता है कि एक USA बहुत बड़ी कंट्री है, और USA छोड़ोगे तो बाकी सारी कंट्री उनके सामने थोड़े छोटे छोटे पड़ते हैं। तो USA में एक अलग से है, उसका नाम है US गैप। USA वाली कंपनीज क्या फॉलो करती है, एप्पल, गूगल, ये लोग क्या फॉलो करते रहेंगे, US गैप। जैसे मैंने इंडिया का गैप बताया वैसे US का गैप है, तो US का गैप को हम US का गैप बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो USA वाले कुछ अलग तरीके से करते हैं। अब USA छोड़ दो, इंडिया छोड़ दो, इंडिया वाले AS फॉलो करते हैं, USA वाले US गैप फॉलो करते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज क्या फॉलो करती है, यूरोपियन कंट्रीज क्या फॉलो करती है, गल्फ कंट्रीज क्या फॉलो करती है, दुबई क्या फॉलो करता है, अबू धाबी क्या फॉलो करता है, ये समझ में आ रहा है आपको? ये सब ये जो आजू बाजू के नेशन से ये क्या फॉलो करते हैं, तो दे फॉलो IFRS। वो क्या फॉलो करते हैं, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फुल फॉर्म ही देखो ना, इंटरनेशनल मतलब ये नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है। F मतलब फाइनेंशियल, हम करते क्या है फाइनेंस में, रिपोर्ट करते हैं। और क्योंकि पूरा ग्लोब एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करे, पूरा ग्लोब, नॉट इंडिया, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी इंडिया की कंपनी इंडिया में है तो आप गुजरात में जो अकाउंटिंग हो रही है वैसे ही अकाउंटिंग महाराष्ट्र में भी होनी चाहिए, वैसे ही अकाउंटिंग जम्मू कश्मीर में ही होनी चाहिए, और वैसे ही केरला में होनी चाहिए, तमिलनाडु में होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया का गैप सीए इंस्टीट्यूट ने फिक्स किया है या गवर्नमेंट ने फिक्स किया, जैसे भी आप समझो। तो इंडिया में तो अकाउंटिंग इसी तरीके से होगी, वो फिक्स हो चुका है। शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट हम जैसे बनाते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी वैसे ही बनता है, साउथ इंडिया में भी वैसे ही बनता है, क्योंकि हमारा गैप फिक्स हो चुका है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? इंडिया लेवल पे ये स्टैंडर्ड हो चुका है, लेकिन क्या इंडिया में खाली इंडिया की कंपनी है, और क्या इंडिया की कंपनी खाली इंडिया में है? नहीं, इंडिया में फॉरेन की कंपनी है, और इंडिया की कंपनी अभी फॉरेन में भी काम कर रही है। तो आपको नहीं लग रहा इंडियन कंपनी को IFRS आना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का रिपोर्टिंग करना चाहिए, तभी तो हमारा रिपोर्टिंग और यूके का रिपोर्टिंग मैच होगा, तभी तो हमारा और दुबई का रिपोर्टिंग मैच होगा, नहीं तो दुबई का रिपोर्टिंग अलग दिखेगा, हमारा रिपोर्टिंग। तो अभी क्या होना है ना, इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। गोइंग ग्लोबल भी बोलना गलत है, इंडिया इज ऑलरेडी गॉन ग्लोबल। तो हमें ग्लोबल, तो हमारी स्टैंडर्ड्स को थोड़ा अपलिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया लेवल पे तो चल रहा था, लेकिन थोड़ा अभी अपग्रेड करना पड़ेगा ना, अपग्रेड मतलब इंटरनेशनल लेवल। ओके, तो US गैप और IFRS को मेनली ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्टैंडर्ड निकाला, उसका नाम है इंड AS। उसका नाम क्या है, इंड AS। तो मैंने क्या क्या बोला अभी तक? ओरिजिनली इंडिया में क्या फॉलो होता था, बहुत सालों से क्या फॉलो हो रहा था, AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में आ रहा है? वो हमारा गैप था। हमारा गैप मतलब हमारे इंडिया में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल था कि अकाउंटिंग कैसे करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। कैसे करोगे, बोलो बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी भी आप लोग अकाउंटिंग कैसे करते हो ऑफिस में, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में आ रहा है? वो इंडियन डोमेस्टिक वर्जन है। तो फिर सर गल्फ में कैसे अकाउंटिंग होती है? गल्फ में तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो होंगे ना, कनाडा में तो नहीं होगा ना, यूरोप में तो नहीं होगा ना, यूरोपियन कंट्री जो भी रहेंगी उनमें नहीं होगा ना, फ्रांस में ये नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको। अभी आप बोलोगे अरे सर हम तो यहाँ पे गडिंग्लज में रहते हैं, कहाँ कनाडा? अरे भैया कहीं कहीं का भी काम आ सकता है आपको कभी भी। समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्या फॉलो, वहां पे IFRS फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है? जैसे इंडिया में AS फॉलो होता है वैसे वहां पे क्या फॉलो हो रहा है, IFRS। मान के चलो मेजॉरिटी कंट्रीज, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो मेजॉरिटी कंट्री क्या फॉलो कर रही है, जो यूनाइटेड नेशंस करके कुछ होता है वो लोग क्या फॉलो करते हैं, IFRS। समझ में आ रहा है? फिर USA बहुत बड़ी कंट्री है। US is not one country, it's a combination of multiple nation, it's a continent, United States of America। समझ में आ रहा है? तो एक स्टेट नहीं है वहां पे, स्टेट मतलब देश, there is no one country, there are multiple countries coming together। आप समझ लो ऐसे। तो
तो इट्स वेरी बिग। तो उन्होंने अपना खुद का क्या बना के रखा है, गैप बना के रखा है, यूएस गैप। मुझे ऐसा लगता है यूएस गैप और आईएफआरएस ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम होंगे ऑलमोस्ट, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएसए की बहुत सारी कंपनी ग्लोबल ऑपरेट कर रही है, ग्लोबली ऑपरेट कर रही है, राइट। तो साहब यूएसए का गैप और आईएफआरएस, ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो हमने क्या किया, आईएफआरएस को थोड़ा अडॉप्ट किया है इंडिया में। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा गया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज आप देखोगे ना पूरी इंटरनेशनल है। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर समझने में प्रॉब्लम होगी तो सोचो इंडिया समझने में और थोड़ी होगी। क्यों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश में लिखा गया है और इंड एएस जो है वो आईएफआरएस का ही वर्जन है, तो उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप बहुत छोटे बच्चे हो अभी, लेकिन अभी से आप ये सुनना चालू कर दो, क्योंकि वो दिन दूर नहीं रहा जब हमको आईएफआरएस भी पढ़ना पड़ेगा और इंड एएस भी पढ़ना पड़ेगा। वी आर ऑल्सो गोइंग ग्लोबल ना। मैं अगले महीने में दुबई में जा रहा हूँ, तो दुबई का अगर हमारे यहाँ पे काम अगर आएगा अंजेश के थ्रू या महताब सर के थ्रू, तो हम एएस नहीं फॉलो कर सकते, हमें आईएफआरएस फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो मैं अगर आपको ये सब पढ़ाऊंगा नहीं, आपको अगर ये बताऊंगा नहीं, तो आपको ये समझेगा कैसे, राइट?